Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 सितंबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कल मैं लास्ट क्वेश्चंस नहीं लगा पाया था आज, लेकिन आज के लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो लगे हुए हैं। करना क्या है, पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैंने आज के इस लेक्चर से ये चीज़ें सीखी हैं। नाउ इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है। वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करेंगे आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है कबोम्बा फरकटा के बारे में। तो अजीब सा नाम है लेकिन एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में कोल वेटलैंड नाम की जो एक जगह है, वेटलैंड क्या होता है, हमारा कोई भी झील हो सकती है, नदी हो सकती है, उसको हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। जो कोल वेटलैंड है ये एक इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। ये जो रामसर लिस्ट तैयार की गई है ना इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की, उसमें से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स आते हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड कोल वाला भी है। तो हुआ क्या, इस वाले वेटलैंड के अंदर पिछले कुछ समय में जो कबोम्बा फरकटा है ये एक बेसिकली एलियन इन्वेजिव स्पीशी है। एलियन इन्वेजिव स्पीशी का मतलब समझ रहे हो, ये जो प्रजाति आपको दिख रही है इस प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति, ये विदेशों से आई हुई है, बाहर से आई हुई है, स्पेशली सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका से। अब ये जैसे तैसे आ गई इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद में ये फैलना शुरू हो गई और इतना ज़्यादा फैल गई कि आज के समय पर ये कोल वेटलैंड के लिए खतरा साबित हो चुकी है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। और इसी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो पेड़ दिख रहा है ऊपर जो पिंक कलर का, इसमें फ्लावर भी दिख रहा होगा, इसी को नाम दिया गया है कबोम्बा फरकटा। तो कबोम्बा फरकटा को हम लोग पिंक ब्लूम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फ्लावर्स निकल कर आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये फरकटा है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। अब जैसे तैसे ये केरला में लेकर आया गया था। केरला में बेसिकली इसको लेकर आया गया था एक एक्वेरियम प्लांट के तौर पर, लेकिन अब क्या हुआ, ये तेज़ी से फैलना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल नेटिव प्लांट्स हैं उनको खतरा पहुंचाता हुआ, अपने आप को फैलाता हुआ, अपने आप को बढ़ाता हुआ निकलता चला गया। और आज ये हमारे कोल वेटलैंड को पूरी तरह से कह सकते हो खतरे में डाल चुका है। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट में एक खास बात यह है कि नेचुरली ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। इसमें यहाँ पर ये सक्षमता है, ये एबिलिटी है कि अपने आप को बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड करवा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस प्लांट को ग्रो करने के लिए एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये ग्रो होता है। और ग्रो होने के बाद में ये हमारी वाटर बॉडीज़ को चोक कर देता है। वाटर बॉडीज़ जितनी भी हैं उनको रोक देता है, उनको बंद कर देता है। ये यहाँ पर इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात भी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बात ये की जा रही है कि ये जो हमारा एक्वाटिक प्लांट है, वैसे तो विदेशों से आया है, विदेशों से जैसे जैसे हम लेकर आए थे एज एक्वेरियन प्लांट, बट यहाँ पर ये हमारे लिए खतरा साबित होने लगा। अब इसको हटाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। और इसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस हैं, जो हमारे खासकर कह सकते हो कि फ्रेश वाटर के अंदर मछलियाँ पाई जाती हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक लॉस है वो भी देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से, इसी यहाँ पे इन्वेजिव स्पीशी की वजह से। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने करना क्या है, इस इन्वेजिव स्पीशी का नाम ध्यान रखना, कबोम्बा फरकटा, ये बेसिकली इसका नाम है। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा कोल वेटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं, ये काफ़ी चर्चा में है। तो कोल वेटलैंड एक बहुत बड़ा ब्रैकिश वाटर वाला वेटलैंड है। एक ऐसी झील आप कह सकते हो जिसमें खारा पानी प्रेजेंट है। ब्रैकिश वाटर कौन सा वाटर होता है, यानी नमकीन वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है।
ठीक है। तो एक लार्जेस्ट ब्रैकिश और ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड है, कहाँ पर स्थित है? केरला में। अगेन आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से लोकेशन ध्यान रखना है। आगे आते हैं, लोकेशन डायरेक्टली पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो वेटलैंड है ये केरला के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पर एक केरला का मैप है, तो नदन बैंक में यानी नदन साइड में अगर आप देखोगे वो है चालाकुडी रिवर। नदन बैंक से लेकर यहाँ पे जो भारतपुजा रिवर है उसके सदर्न बैंक तक यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा वेटलैंड फैला हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। मैं मैप का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैप में लेकर नहीं आ पाया हूँ क्योंकि दोस्तों अभी पिछले 2 दिनों से ये रहा है कि मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। अभी बहुत रात हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे तैसे हिम्मत जुटा के। तो 1-2 मैप हो सकता है मिस हो, लेकिन आगे कई सारे मैप हैं, कई सारे मैप के क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल 2 चीज़ें इस आर्टिकल से निकल कर आती हैं जो आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। वो सबसे पहला यहाँ पर यह है, इसका नाम कबुम्बा फरकटा, इसको हम पिंक ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है वो है कोल वेटलैंड, कहाँ पर है? वो है केरला में। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। कई सारे अभ्यास चर्चा में रहते हैं और डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हुआ क्या है, अभी 19th एडिशन, 19वां जो एडिशन है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, ये शुरू होने वाला है 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। तो 25 सितंबर तो निकल चुकी है, आज तो हो गई 28 सितंबर। तो ये यानी कि ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास अभी चल रहा है, ठीक है। तो 8 अक्टूबर तक चलने वाला है, कहाँ पर? स्पेशली यूएसए के अलास्का में। फिर बात ये की जा रही है कि जो ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है ये है क्या? दोस्तों यहाँ पर हर साल होने वाला एक अभ्यास जो कि इंडियन आर्मी और यूएस की आर्मी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पर्सनल हैं आज के समय पर इसमें पार्टिसिपेट लिया है। 350 लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस पूरे अभ्यास के अंदर में। और जो सबसे बड़ा बैटालियन है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है जो यहाँ पर इस पूरे अभ्यास को लीड कर रहा है इंडिया की साइड से, वो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। दोनों ही साइड्स क्या करेंगी? ऑब्वियसली बात है, यूएसए की आर्मी होगी, भारत की आर्मी होगी, दोनों आपस में एक दूसरे की स्पेशल चीज़ें वो यहाँ पर सिखाई जाएंगी, ऐसा कह सकते हो। और इससे क्या होगा, दोनों के जो रिलेशंस हैं, स्पेशली दोनों देशों का जो डिफेंस रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे की जो स्किल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर की जाएंगी, ऐसा भी हमको देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान। और केवल ये भारत और यूएसए के एक्सरसाइज के साथ नहीं हो रहा है, ये हर एक जिस भी देश के साथ में हम ये अभ्यास करते हैं उनके साथ में एक सबसे मेन फोकस हमारा यही होता है कि हम एक दूसरे की जो स्किल्स हैं उसको हम शेयर कर सकें, ठीक है। और इस अभ्यास का मेन थीम क्या है? थीम जो है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, थीम में आप कोई बदलाव भी नहीं कर सकते, वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इन माउंटेन या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, आप इसको बोल सकते हो। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में केवल एक अभ्यास होता है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास? नहीं, इसके अलावा कुछ और अभ्यास भी होते हैं। जैसे कि दूसरे अभ्यास की बात करेंगे तो एक का नाम आता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार बेसिकली दोनों देशों की आर्मी के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। फिर दूसरा आता है यहाँ पर मालाबार। मालाबार एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का मतलब जानते हो, यानी इसमें कई सारे देश हैं, स्पेशली जो क्वाड ग्रुप्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया, यूएसए तो हैं ही, उसके अलावा हमारा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसके अंदर। फिर बात आती है एयरफोर्स की, तो इन दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में कोप इंडिया और रेड फ्लैग नाम का एक अभ्यास भी किया जाता है। तो ये हमारे कुछ अभ्यास के बारे में बात हो गई जो डायरेक्टली इंडिया यूएसए के बीच में हो सकते हैं। तो एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में एनुअल सोलर एक्लिप्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे हमने आज का अपना थंबनेल भी लगा रखा है। तो दोस्तों जल्द ही क्या कह सकते हो, अक्टूबर में यानी अगले महीने ही हमको एक सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। और वो जो सूर्य ग्रहण है उसको लेकर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली यहाँ पर साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले कई बार यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को लेकर क्वेश्चन बने हैं, कैसे बने हैं वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो न्यूज़ ये है कि एक एनुअल सोलर एक्लिप्स, जो एक सूर्य ग्रहण है, वो 14 अक्टूबर को दिखाई पड़ेगा। दुनिया में अलग अलग हिस्से में यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये एनुअल सोलर एक्लिप्स जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ग्रहण लगता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये आपको पीछे एक जलती हुई रिंग दिख रही होगी। ये रिंग कैसे बनी है? ये ना पीछे जो आपको रिंग दिख रही है, पीछे ये हमारा सूर्य है, सूर्य के आगे चंद्रमा आ चुका है। ये जो ब्लैक कलर का आपको ये दिख रहा है डॉट, ये बेसिकली चंद्रमा है, ये सूर्य के आगे आ चुका है ना, सूर्य को आधा ढक दिया है। तो किनारे किनारे की जो लाइन दिख रही है ये बेसिकली हमारे सूर्य की ही है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक रिंग ऑफ फायर की तरह ये दिखाई दे रहा है।
इस वजह से हम इस एनुअल सोलर एक्लिप्स को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रहण है ये कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा दूर प्रेजेंट होगा। दूसरा, यहाँ पे ज़्यादा दूर होने के साथ साथ बिल्कुल जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हैं ये तीनों एक साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं, तब यहाँ पर इस प्रकार का जो ये एक्लिप्स है वो हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इसमें जो चंद्रमा है ना वो एक डार्क डिस्क की तरह दिखाई देता है, काली कलर की एक डिस्क की तरह आपको लग रहा है जिसने सूर्य को ढक दिया है। लेकिन इसके किनारे किनारे का जो यहाँ पर ग्लो है, हमारे सूर्य का जो किनारे किनारे का कह सकते हो कोरोना है, जो लाइट है, वो यहाँ पर एक रिंग बनाती है जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो ये ग्रहण लगते हैं ना ये दो प्रकार के होंगे। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स और एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। वैसे आप इसको तीन में भी काउंट कर सकते हो। एक होता है पूरी पूरी कंप्लीट टोटल, यानी कि जब जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से ढक देता है सूर्य को और करीब जाकर। एक एनुलर होता है यानी कि जिसमें रिंग ऑफ फायर बनता हुआ हमको दिखता है। एक होता है पार्शियल यानी कि पीछे चंद्रमा आपको दिख रहा है, बस सूर्य आधे चंद्रमा को ढक देता है। सॉरी, पीछे आपको चंद्रमा दिख रहा है जो हमारा, सॉरी पीछे आपको सूर्य दिख रहा है और ये हमारा जो चंद्रमा है वो आधे सूर्य को ढक देता है, तब ये पार्शियल एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ पार्शियल एक्लिप्स और एनुअलर एक्लिप्स यहाँ पर क्या होता है। ये बात दोस्तों आपने ध्यान से सुननी है। ये रहा सन और ये रहा मून और ये रहा पीछे अर्थ, तीनों जब बिल्कुल लाइन से आ जाएं, ठीक है, तीनों बिल्कुल लाइन में आ जाएं और जो चंद्रमा है वो जैसे ऑर्बिट करता है पृथ्वी को, वैसे वो यहाँ पर बिल्कुल सूर्य के जस्ट सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सूर्य की रोशनी है वो यहाँ पर इतने हिस्से में तो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में चंद्रमा आ चुका है। तो यहाँ के लोगों को क्या दिखाई देगा, स्पेशली ये जो रिंग है यानी किनारे किनारे की रिंग है वो बस खाली दिखाई देगी। इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो जब बिल्कुल बीच में आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर अगर इस वाले पोर्शन से देखोगे तो ये एनुलर एक्लिप्स कहलाएगा। इधर साइड से देखोगे तो ये पार्शियल एक्लिप्स दिखलाएगा, यानी कि जो चांद है वो बेसिकली आधा सूर्य को कवर कर रहा होगा, आधे सूर्य दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एनुलर और पार्शियल एक्लिप्स के बीच का डिफरेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। आज बहुत सारे जानवर न्यूज़ में बने हुए हैं। ये जो जेलीफिश आपको दिख रही है ना दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। पिछले कुछ समय में ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसको लेकर पब्लिश हो चुके हैं। तो जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश है इसको यहाँ पर दिखाया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला यह है कि जो ये जेलीफिश है ये बहुत सारी चीज़ों को क्या क्या कर सकती है, लर्न कर सकती है, कैसे हमें जो हमारे रास्ते में अड़चने हैं उसको हटाया जा सकता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो ये जेलीफिश इसमें दिमाग नहीं होता, दिमाग नहीं है मतलब ब्रेन एग्जैक्टली इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है। ये बिना ब्रेन की फिश है कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा होशियार, इतनी ज़्यादा होशियार कि अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। ये एक स्पेशल चीज़ है इस कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश के बारे में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये जो जेलीफिश आपको दिख रही है दोस्तों, ये सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है। इसके अंदर दिमाग होता नहीं है, ब्रेन नहीं होता है, ये कहना सही होगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो किस फैमिली से बिलोंग करती है, सिनेडेरिया फाइलम से बिलोंग यहाँ पर ये करती है। ये जो कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश है, जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रकार के कुछ और एनिमल्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक जेलीफिश ये भी है जो कि आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट करती है। बोला ये जा रहा है कि इसकी जो दिमागी वैसे तो ब्रेन नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्ड है कि इतना ज़्यादा हार्ड एबिलिटी किसी और जानवर के इस कॉग्निशन में देखने को मिली नहीं है। इतना बोला जाता है कि यहाँ पर कि इसकी जो सोचने की क्षमता है, इस जेलीफिश की सोचने की क्षमता है वो ऐसी है कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम करती है। ऑपरेट कंडीशनिंग का मतलब है इन फिश को इस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है कि अपने फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर सकें कि भाई आगे मेरे रास्ते में ये चीज़ें आ सकती हैं और उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके, उससे हट कर यहाँ पर आगे बढ़ सके। ये सारी की सारी यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस जेलीफिश के अंदर में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आपका होगा एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, तो बस एग्जामिनेशन के लिए आपने नाम ध्यान रखना है, कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश। बस बेसिक पॉइंट है, कुछ मुश्किल है यहाँ से पूछ जाए, लेकिन क्योंकि चर्चा में है तो हमें पता तो होना चाहिए था यार। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे साउथ चाइना सी के बारे में बात की जा रही है। तो साउथ चाइना सी पिछले कुछ समय पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। अब यहाँ पर कारण क्या है, तो एक कारण आपको ये देखने को मिलेगा, जो चाइना के कोस्ट गार्ड हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है फिलीपींस के माध्यम से। फिलीपींस भी एक देश है, उन्होंने चाइना के कोस्ट गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि चाइना का कोस्ट गार्ड क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में कुछ रुकावटें पैदा कर रहा है।
इस तरीके से यहाँ पर फोटोज़ आपने देखी होगी, समुद्र के अंदर इस प्रकार से बैरियर लगा रहा है चाइना, ताकि केवल और केवल चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी को रूल कर सके। अब साउथ चाइना सी है कहाँ पर, पहले एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर रहा चाइना, ठीक है, ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। फिलीपींस जो है ये है छोटे छोटे आइलैंड वाला देश है फिलीपीन। बीच में पारासल आइलैंड है जिसको चाइना क्लेम करता है। ये साउथ चाइना सी है, चाइना बोलता है कि पूरा का पूरा जो समुद्र है ये मेरा है, और इसी वजह से विवाद हो जाता है, क्योंकि इस समुद्र में इस जगह पर कई सारे आइलैंड्स हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो जो फिलीपींस है, फिलीपींस के विवाद रहते हैं चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना इस वाले समुद्र के हिस्से को भी क्लेम करता है, बोलता है ये भी मेरा रीजन है। तो फिलीपींस ने कई बार प्रोटेस्ट भी किया है चाइना के इस हरकत के अगेंस्ट में, जैसा हमारे साथ कर रहा है वैसे यहाँ पर और भी कंट्रीज़ के साथ में ये कर रहा है। दूसरी चीज़, समुद्र में यहाँ पर क्या हुआ कि बैरियर लगाना इसने शुरू कर दिया चाइना ने, बहुत सारी रुकावटें पैदा कर दी हैं, जिससे फिलीपींस के लोग उधर नहीं जा पाएंगे। यानी कि चाइना कहीं ना कहीं ये जो टेरिटरी है अपने अंडर में लेने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि भाई और किसी को ना आने दिया जाए। ऐसी हरकतें यहाँ पर की जा रही हैं, और इसी वजह से ये साउथ चाइना सी न्यूज़ में है। तो साउथ चाइना सी को एक बार देखोगे तो साउथ चाइना सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, चाइना, ताइवान, फिलीपीन, उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम। अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ एग्जैक्टली तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर तो खैर बहुत नीचे हो गया, लेकिन यहाँ पे मलेशिया देखने को मिलेगा, ब्रुनेई देखने को मिलेगा, उसके अलावा फिलीपींस देखने को मिलेगा, इधर आपको ताइवान देखने को मिल जाएगा। ये सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, यहाँ पर साउथ चाइना सी के आसपास हैं, तो इनके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ लगातार फोटोज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने ताइवान स्ट्रेट का नाम सुना होगा। ये जो साउथ चाइना सी है, इसके बगल में एक छोटा सा आइलैंड, यह चाइना है, चाइना के बगल में छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा। ये जो देश है ये ताइवान है। अब चाइना ताइवान को क्लेम करता है, चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा देश मेरा हिस्सा है। खैर ताइवान बोलता है कि हम एक अलग से कंट्री और अलग ही कंट्री बने रहेंगे। इनके बीच में एक छोटा सा रास्ता दिख रहा होगा, समुद्र का रास्ता, इसी को हम लोग स्ट्रेट ऑफ ताइवान के नाम से जानते हैं। तो साउथ चाइना सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ताइवान जो है, साउथ चाइना सी जो है ना, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट के जस्ट पास में भी नज़र आता है, या ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी को जोड़ता है आगे हमारे पैसिफिक ओशन को, ऐसा भी आप कह सकते हो। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी के आसपास कई सारे और भी पोर्शंस हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे स्ट्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्री है ये पूरा फिलीपीन है, फिलीपीन के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है लुजोन स्ट्रेट। तो साउथ चाइना सी के पास कौन कौन से स्ट्रेट पड़ते हैं, एक स्ट्रेट आता है ताइवान स्ट्रेट, दूसरा स्ट्रेट आता है लुजोन स्ट्रेट। कहोगे ये स्ट्रेट होता क्या है? दोस्तों स्ट्रेट बेसिकली दो समुद्रों को जोड़ने वाली एक पतली सी गली होती है। जैसे आप देख पाओगे ताइवान स्ट्रेट है, यहाँ पर एक साउथ चाइना सी है, ऊपर पैसिफिक ओशन है, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में रास्ता है जिसको हम लोग ताइवान स्ट्रेट का नाम देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक लुजोन स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, ये भी यहाँ पर फिलीपींस के पास में है। और केवल इतना ही नहीं, चाइना ने 9 डैश लाइन बना रखी है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही हो ये 9 डैश लाइन है, इसके अंदर का हिस्सा चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा मेरा है। यहाँ पे जो आइलैंड्स है वो भी मेरे हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्प्राइटले आइलैंड्स हो गया, स्कारबोरो आइलैंड हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया। पार्सल आइलैंड को लेकर विवाद होता है। ठीक है, चाइना बोलता है ये सारे के सारे आइलैंड्स मेरे हैं। ठीक है, अपनी टेरिटरी यहाँ पर बताने की कोशिश करता है। यही बेसिकली साउथ चाइना सी को लेकर एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस समुद्र के आसपास कई सारे पोर्ट्स भी हैं, बंदरगाह भी हैं। फॉर एग्जांपल हांगकांग, सिंगापुर, उसके बाद कोशोंग, ये सारे पोर्ट्स, ये सारे बंदरगाह आपको इन देशों के देखने को मिल जाते हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग। फिर दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, अच्छा ये तो खैर डिस्कस कर ही चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी 9 डैश लाइन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। 9 डैश लाइन बेसिकली चाइना ने एक रास्ता बना दिया है, एक रीजन यहाँ पर मार्क खींच दिया है और बोल दिया कि भाई इसके अंदर का जो रीजन है वो मेरा पूरा रीजन मेरा ही है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में दोस्तों सी उर्चिन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अगेन एक और एनिमल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक इन्वर्टिब्रेट है, बैगनी कलर का। इसके शरीर के ऊपर बहुत सारी टिप्स सी नोकें निकल रही होंगी, बहुत सारे शरीर के ऊपर इसके छेद भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये न्यूज़ में है, समुद्र के अंदर ये पाया जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि जो हमारा रेड सी है, रेड सी के अंदर में बहुत सुंदर रंग बिरंगी से कोरल रीफ्स हमको देखने को मिलते हैं। वो जो कोरल रीफ है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा खतरा फेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये सी उर्चिन्स है लगातार मरते हुए चले जा रहे हैं, ये ख़त्म होते हुए चले जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री डिजीज़ जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सी उर्चिन लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो सी उर्चिन क्या है दोस्तों? सी उर्चिन बेसिकली मैरिन इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आने वाला एक पर्टिकुलर एनिमल है, एक ऐसा जानवर जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और ऐसे कई सारे एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे समुद्र में। और ऐसा मैरिन इन्वर्टिब्रेट का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एकिनोडर्म्स के नाम से जानते हैं। उसी ग्रुप से बिलोंग करने वाला ये जानवर है सी उर्चिन।
मैं आपको बता दूं, सी उर्चिन स्टारफिश या सी क्यूकम्बर की तरह, सी क्यूकम्बर आपने देखा होगा खीरे की तरह एक जानवर होता है जो समुद्र में जस्ट नीचे सतह पर प्रेजेंट होता है और उसकी भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, चल नहीं पाते हैं सही से ये लोग। ऐसे यहाँ पे आपको स्टारफिश भी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार का ये सी उर्चिन है, बट सी उर्चिन कहीं ना कहीं किसी बीमारी की वजह से लगातार खत्म होता हुआ चले जा रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे दोस्तों तो समुद्र के अंदर जस्ट नीचे सरफेस पर यह पाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। जो ज़्यादातर सी उर्चिन है ये जापान के पास में आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस खाली मोटा मोटा नाम ध्यान रखना। आज के आर्टिकल यार सभी ऐसे ही हैं क्या? सभी ऐसे ही हैं आज के आर्टिकल, कोई बात नहीं। अब जो भी हमें डिस्कस कर तो करना ही है यार, है ना। यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक के बारे में। अब ये आखिरी न्यूज़ है वैसे। यहाँ पर ये जो डक आपको दिख रही है, जो बत्तख आपको दिख रही है, इसके ना मुंह पर एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा होगा, रेड स्पॉट। इसी के बेसिस पर इसका नाम इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक रख दिया गया। तो एक इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक जो है थोड़ा सा येलोइश कलर की, यह अभी रिसेंटली देखने को मिली है तमिलनाडु के अंदर में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक क्या है इसको डिस्कस करेंगे। एक बड़े साइज़ की बत्तख देखने को मिलती है, नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक है। अब ये जो डक होती है ना, ये अपने रीजन में रहती है। जैसे काफ़ी सारी बर्ड्स होती हैं, डक्स होती हैं, वो माइग्रेशन करती हैं, ये एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में जाना पसंद करती हैं। बट यहाँ पर ये नॉन माइग्रेटरी है, अपने ही रीजन में रहती है, अपने रीजन में ब्रीडिंग वगैरह करती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। इसका जो नेम है वो रेड स्पॉट की वजह से यहाँ पर इसका नाम इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक रख दिया गया। साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है एनस पोइसेलो राइसिंग का। ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, खैर इतना पूछा जाता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये जो डक है ये पाकिस्तान, इंडिया के अंदर में जो साफ़ पानी है वहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा जो हमारे पौंड हैं, झील है, लेक है, नदियाँ हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डक है इसका जो पैटर्न इसके बॉडी पर देखोगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये जो पैटर्न से जैसे नॉर्मल डक्स पे होते हैं वैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ खास नहीं है, इसकी जो लेंथ है, वेट है, हाइट है, वो सब बताई जा रही है। अगेन एग्जाम के लिए आप इसको याद मत रखना। एग्जाम के लिए जो आखिरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कंजर्वेशन स्टेटस, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इस इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक का कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर करने का मतलब है अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी आज के समय पर अवेलेबल है। ठीक है, खैर फिर भी हमें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसको हम बचा सकें, क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन ना बचाई गई तो ऑब्वियस ही बात है आज नहीं तो कल ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। ना फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को सुन लिया है। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मज़ा आएगा, देखेंगे आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स रैपिड फायर का बात करता है सी उर्चिन्स के बारे में। सी उर्चिन्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये सी उर्चिन्स हैं ये मैरिन इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कि ओशन में यानी समुद्र में जस्ट नीचे पाए जाते हैं, उनके फ्लोर्स पर पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये सी उर्चिन्स है इसके अंदर में कुछ और मैरिन क्रिएचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्टारफिश हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया, उसी प्रकार का सी उर्चिन्स भी होते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पर इंडियन स्पॉट बाइल्ड डक के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बर्ड है, ये जो डक है, ये एक नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक है। एक नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक, अभी मैंने आपको समझाया था, ये इंडिया में जो फ्रेश वाटर, साफ पानी वाले वेटलैंड्स है वहाँ पर पाई जाती है। इस डक को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, यानी कि IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनुलर सोलर एक्लिप्स। जो यहाँ पर हमारा सूर्य ग्रहण होता है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है ये तब होता है जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी से थोड़ी सी दूरी पर चले जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इसी सोलर एक्लिप्स को हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे। चलो अब फटाफट हम लोग इनके आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से सभी आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, और चेक करना आपने कितने सही हैं कितने गलत किए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था एनुलर सोलर एक्लिप्स के बारे में बताओ, 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया था कि जो ये साल का सूर्य ग्रहण होता है ये तब होगा जब मून जो है पृथ्वी से दूर होगा, फारदेस्ट पॉइंट पर होगा, और दूसरी चीज़ दोस्तों सूर्य के आगे आ जाएगा।
है ना। जब सूर्य के आगे आ जाएगा यानी कि ये सन हो गया, मून जस्ट इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सूर्य का किनारे किनारे का हिस्सा दिखेगा जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। दैट इज़ वाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। फिर आपसे पूछा गया था नेक्स्ट आर्टिकल में इंडियन स्पॉट बिलाइट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक है, इसको कहीं पर इधर से उधर जाना पसंद नहीं है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीज़न यह है कि IUCN के रेड लिस्ट में इस डक को क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज़ वाई सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग वन। पहला वाला सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था सी उर्चिन्स को लेकर बताओ, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि सी उर्चिन्स मैरिन इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं जो ओशन में जस्ट सतह पर पाई जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसके अंदर में आपको कुछ मैरिन क्रीचर्स जैसे कि स्टारफिश वगैरह, सी क्यूकम्बर्स होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर ये सी उर्चिन्स भी देखने को मिल जाता है ना, यानी इनके अंदर में कुछ मैरिन क्रिएचर्स आ जाते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है? तो अगेन ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से जानने को मिला है। तो कितना स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर यहाँ पे वैसे आज क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए होंगे, 3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई क्वेश्चन थे भी नहीं। फिलहाल इसी के साथ में करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।